जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है मेरे लॉयर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स का। तो अभी यहाँ पर फैमिली रियूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अगर आप खुद से जाके लाइन में लगने वाले हैं 4 बजे, तो लॉयर भी आपको 4 बजे कनाई ऑफिस के बाहर लाइन में लगवा सकता है। सेम स्किल्स के साथ आप आर्टिकल 90 में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें कितने टैक्स चाहिए होते हैं, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप टूरिस्ट वीजा पे आए और आते ही साथ आपने टीआरसी में कन्वर्ट करा लिया कि कंट्री में अभी जो इकोनॉमी है वो उतनी अच्छी नहीं है, और अगर आप ओनली पर्सन हैं अर्न करने वाले अपनी फैमिली में, तो आपका सर्वाइवल यहाँ पर टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब में उतनी अच्छी सैलरी नहीं है, टैक्सेस बहुत हाई हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन आई एम रूपल एंड आई मेक वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। वेल, आज की वीडियो में ना तो मैं ट्रैवल की बात करने वाली हूँ और ना ही आपको ज़्यादा कुछ लाइफस्टाइल का बताने वाली हूँ। ये वीडियो होने वाला है Q&A वीडियो, क्योंकि मुझे आपके कई सारे क्वेश्चंस आए थे रेजिडेंस कार्ड वाले वीडियो पे, कई सारे ईमेल्स भी आए। पिछले कुछ वीक मेरे काफ़ी हेक्टिक थे वर्क की वजह से, जिसकी वजह से मैं शायद कई सारे लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पाई होंगी। और मैंने सोचा क्यों ना मैं सारे क्वेश्चंस को समराइज करके एक वीडियो बना दूं, तो आपको तो आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल ही जाएंगे। अगर किसी और को भी सेम क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लोगों में से कई सारे लोग पूछ रहे थे कि इस आर्टिकल में कितना टाइम लगता है, या आजकल कितना टाइम लग रहा है टीआरसी के लिए जो अपॉइंटमेंट है या टीआरसी आने में। तो देखिए, जो यहाँ पे लीगली उन्होंने बोला है वो अपॉइंटमेंट के बाद 90 डेज का टाइम होता है। तो अगर आप किसी भी केस में देखेंगे तो टीआरसी की अपॉइंटमेंट के बाद जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज का है। अगर 90 डेज से ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है तो आप फॉलो अप कर सकते हैं। आप 2-3 बार ईमेल करेंगे तो कुछ आंसर भी आ जाएगा, बट वो कोई एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नहीं है कि आपको कितना और टाइम लगेगा 90 डेज के बाद। कई लोगों का ये क्वेश्चन भी आया था कि इंडिया से या अपनी होम कंट्री से ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है जिससे उन्हें यहाँ आकर प्रॉब्लम ना हो। तो आपका एक तो वैलिड पासपोर्ट लगेगा, और जो एक पीसीसी होता है वो आपको आपकी होम कंट्री से चाहिए होता है। यहाँ पर भी वो मिल जाता है, बट जब आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं तो उसको लेकर आए और उसको अपोस्टाइल और ट्रांसलेट कराकर यहाँ लेके आए। लेकिन आपको पासपोर्ट के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी हो वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना हो। क्योंकि मुझे एक ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या हम लोग टीआरसी पे अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। तो आपको आपकी होम कंट्री जाने के लिए टीआरसी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको होम कंट्री से पोर्चुगल आने के लिए टीआरसी की ज़रूरत होती है। जो टीआरसी है वो आपको चाहिए होगी जब आप वापस आ रहे हैं पोर्चुगल में री एंट्री करने के लिए। और उस टाइम आपको ये मेक श्योर करना है कि जैसे आप अपनी होम कंट्री गए और आपकी टीआरसी एक्सपायर होने वाली है, तो आपको एक्सपायर होने के पहले ही यहाँ री एंटर करना है, क्योंकि एक बार जब वो एक्सपायर हो जाएगी तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है वहाँ पे री एंट्री करने के लिए। हो सकता है आपको फिर से टीआरसी अप्लाई करनी पड़े, ये भी एक केस हो सकता है। मुझे कॉस्ट के लिए भी कई सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरा पूरा कितना खर्चा हुआ, या नॉर्मल प्रोसेस में किसी को भी कितना एक्सपेंस आ सकता है। तो कॉस्ट देखिए हर स्टेप पे, हर डॉक्यूमेंट पे वेरी होती है। तो मैं उसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसको आप फ्यूचर में यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, जिसमें मैं आपको पूरा ब्रेकअप दूंगी प्रोसीजर का कि कितना यहाँ पे मेरा हर चीज़ में एक्सपेंस लगा है। क्योंकि अगर मैंने इसमें वो सारा प्रोसेस बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है मेरे लॉयर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स का। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, जो मेरी जितनी भी मुझे सर्विसेज मिली हैं लॉयर से वो मुझे मेरे क्लाइंट ने प्रोवाइड कराई थी। तो मेरा यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगा है लॉयर को लेने में। जो एक थर्ड पार्टी थी उनके साइड, तो उन्होंने सारी सर्विसेज मुझे दी थी और मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा उसके लिए, और मुझे काफ़ी गाइडेंस भी मिला था उनसे फॉर श्योर। और मैंने वो थर्ड पार्टी का नाम मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप यहाँ पर कोई भी लॉयर लेने वाले हैं तो मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स शेयर कर रही हूँ। इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें जब भी आप किसी लॉयर से मिलने जा रहे हैं या उनकी सर्विसेज लेने वाले हैं। सबसे पहले तो आप उनसे बात कर लें कि उनकी फ़ीस क्या है। वो आपको पर कंसल्टेशन चार्ज करेंगे या आपका पूरा प्रोसीजर होने के बाद लास्ट में चार्ज करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, जैसे अगर इंडिया में मैंने जो देखा था, आप लॉयर लेते हैं या अपना कोई प्रोसीजर कराते हैं तो वो जी जान लगा देता है आपका काम करवाने में। जब पूरा काम हो जाता है तो आप उसको पैसे देते हैं, बट यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं है। आप जितनी बार भी उनसे मिलते हैं तो आपको पर कंसल्टेशन चार्ज देना होता है। किसी का आर्ली बेसिस पे भी फी होती है, किसी का फुल प्रोसीजर बेसिस पे भी होती है। सो ये सारी चीज़ें आप क्लियर आउट कर लें, क्योंकि उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और आपको माइंड में रखनी है, आप लॉयर ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कार्ड आ ही जाएगा या जिस प्रोसेस के लिए आप लॉयर ले रहे हैं वो काम आपका हो ही जाएगा।
वो आपको लीगल तरीके से हेल्प करेंगे, पूरा गाइडेंस देंगे, जो भी प्रोसीजर है वही वो भी फॉलो करेंगे जो आप खुद से भी करने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आप लॉयर ले लेंगे तो आपका 3 महीने में कार्ड आ जाएगा या आप जो भी काम करने वाले हैं वो इंस्टेंटली हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है, लोग पूरा 1 साल तक सर्विसेज लेते हैं एक लॉयर की और उनका काम नहीं होता है एट द एंड ऑफ दैट ईयर और उसके बाद भी उनको पे करना ही पड़ता है लॉयर को। तो उस केस में फिर ये सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारा काम तो हुआ नहीं है, हम क्यों पे करें? इन शॉर्ट मैं अगर बोलूँ तो लॉयर आपको हेल्प करेगा वही सेम प्रोसेस करने में जो आप खुद से करने वाले हैं और जो आपका फाइनल डिसीजन है वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देने वाले। अगर आप खुद से जाके लाइन में लगने वाले हैं 4 बजे तो लॉयर भी आपको 4 बजे कनाई ऑफिस के बाहर लाइन में लगवा सकता है। जैसे अभी यहाँ पर फैमिली रियूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए है तो आपको खुद बार-बार कॉल करना पड़ेगा और आपको खुद से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि लॉयर है तो कोई शॉर्टकट तरीके से चले जाएंगे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो जितना स्ट्रगल है वो आपको लाइन में लगना है, कॉल करना है, वो आपको सब करना पड़ेगा लॉयर लेने के बाद भी, बट आपको गाइडेंस मिलेगा फॉर श्योर लॉयर के साइड से। और आप ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करें कि आप अपने लॉयर को बोलें कि कोई शॉर्टकट तरीका बताओ, कोई वर्क अराउंड बताओ, वो सब यहाँ पे नहीं चलता है। हर कोई लीगल तरीके से सब लॉ फॉलो करता है, लॉयर भी वही करेगा आपके साथ। लेकिन हाँ, मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि आप सारी चीज़ें क्लियर आउट कर लें, कैसे पे करना है, कितना पे करना है, ताकि आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे एट द एंड ऑफ योर प्रोसेस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जो अगला क्वेश्चन है वो था कि हमें कितने टैक्स चाहिए होते हैं यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करने के पहले। तो आपको अप्लाई करते टाइम ऐसा नहीं है कि आपको टैक्सेस देने होते हैं। टैक्सेस मैं यहाँ पे क्लियर आउट करना चाहूँगी कि जो टैक्सेस हैं वो नॉर्मली यहाँ पे लोग सैलरी स्लिप्स को या जो ग्रीन रिसीप्ट होती हैं उनको बोलते हैं। तो आप खुद देखिए, जब आप अप्लाई कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, उस टाइम आपके पास कहाँ से होंगी सैलरी स्लिप्स? आपको भी जॉब मिला है और आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप विदाउट एनी सैलरी स्लिप आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो आपको लास्ट 3 मंथ की ग्रीन रिसीप्ट या फिर सैलरी स्लिप्स देनी होती है और आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी होती है अपनी। तो उस टाइम के लिए आप प्रिपेयर रहें ये सारी चीज़ें देने के लिए। एक क्वेश्चन टीआरसी की वैलिडिटी का भी था कि टीआरसी जो मिलता है फर्स्ट की कितनी वैलिडिटी होती है। तो टीआरसी की वैलिडिटी 1 से 2 ईयर की रहती है एंड इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको 1 ईयर का भी मिल सकता है फर्स्ट टीआरसी या 2 ईयर का भी मिल सकता है। मुझे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि किसी का भाई है जो कि माइनर है, 15 ईयर्स का है, वो यहाँ पर आके अप्लाई कर सकता है क्या मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट? तो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है और यहाँ पर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वर्क का वो 16 ईयर्स है, उसके पहले आप काम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे आर्टिकल के लिए भी पूछ रहे थे कि मैंने किस आर्टिकल में अप्लाई किया था। तो मैंने 89(2) में अप्लाई किया था। सेम स्किल्स के साथ आप आर्टिकल 90 में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय दिखाना होगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप 89(2) के लिए जा सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के ईमेल्स आए थे कि वो इंडिया में एज अ टीचर जॉब करती थी, एज अ इंग्लिश टीचर जॉब करती थी, बट उन्हें यहाँ पर वर्क ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं समझ सकती हूँ आपको शायद सबसे बड़ा चैलेंज लैंग्वेज का आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट फेसिंग रोल्स हैं उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जब तक आपको आपकी टीचिंग की जो जॉब है, आप इंटरनेशनल स्कूल्स में अप्लाई करते रहिए, क्योंकि यहाँ लोकल स्कूल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए उसके लिए। बिकॉज मैंने आपका प्रोफाइल देखा है और आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, तो आप इंटरनेशनल स्कूल्स में अप्लाई करिए और साथ के साथ आप कोई और भी जॉब यहाँ पे कर सकते हैं जब तक आपको टीचिंग की जॉब नहीं मिलती है। तो घर पे बैठने से अच्छा है कि आप कोई भी दूसरा जॉब यहाँ पे देख सकते हैं, किसी मॉल में या किसी ग्रोसरी स्टोर में। ऐसे क्या होगा ना कि आप लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आप धीरे धीरे लैंग्वेज भी सीखेंगे और ऐसे आपके जब फ्रेंड्स बनेंगे ना तो वो आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेंगे यहाँ पे। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप होपलेस मत होइए। जब तक आपको यहाँ पे टीचिंग का प्रोफाइल नहीं मिलता, आप किसी भी प्रोफाइल में जॉब करिए, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा यहाँ पर ज़रूर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर मेरे पास टीआरसी है तो क्या मैं अपनी वाइफ को यहाँ पर लेके आ सकता हूँ? तो आपके पास टीआरसी है, आप फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपकी वाइफ का जो भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है उसकी। मे बी फ्यूचर में थोड़ा ईजी हो जाएगा उसका प्रोसेस। दूसरा केस ये भी है कि आपकी वाइफ अगर वर्किंग है या वो कोई भी जॉब करती है या स्टडी करना चाहती है तो वो अपना इंडिपेंडेंटली यहाँ पर टीआरसी का प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकती है। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी एक बंदे के पास टीआरसी है तो कितने भी लोग उस पर आ सकते हैं। हर किसी को इंडिपेंडेंटली अपना टीआरसी लेना होगा
इधर बाय रियूनिफिकेशन प्रोसेस या तो उसको इंडिपेंडेंटली जाना होगा प्रोसेस के लिए। मुझे कई सारे लोगों की ये भी क्वेरी आई थी कि यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर आके क्या हम लोग उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई लीगल प्रोसेस नहीं है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए और आते ही साथ आपने टीआरसी में कन्वर्ट करा लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल इसके भी कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे आया और उस ड्यूरेशन में उसने यहाँ जॉब ढूंढा के उसको यहाँ पे जॉब मिल गया, तो वो उस जॉब के बिहाफ पे जो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को दिखा सकता है उसका रीज़न यहाँ पर लॉन्ग टर्म रहने के लिए, जो कि वो यहाँ पे काम करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें केस टू केस वेरी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे प्रोसेस है टूरिस्ट टू टीआरसी, तो ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सिनेरियो तो उन लोगों के लिए हो गया जो यहाँ पर अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं, सिंस इन वीज़ा लेके यूरोप जोन में एंटर कर रहे हैं। लेकिन सेम सिनेरियो उन लोगों के लिए भी अप्लाई होता है, जैसे कोई ऑलरेडी किसी यूरोपियन कंट्री में है एंड वो मूव होना चाहते हैं पोर्चुगल, तो वो यहाँ पर एंटर हो सकते हैं उस कंट्री का रेजिडेंस परमिट के साथ। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए उनके पास कोई वजह होनी चाहिए, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर वो ये रेजिडेंस कार्ड वाला मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे भी आए थे कि जहाँ लोग बता रहे थे कि उनकी कंट्री में अभी जो इकोनॉमी है वो उतनी अच्छी नहीं है और वो लोग प्लान कर रहे हैं पोर्चुगल मूव होने के लिए एक सेफ फ्यूचर के लिए। तो मेरा यहाँ पे एक यही सजेशन है कि आपके लिए पोर्चुगल से अच्छा ऑप्शन दुबई हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं, उस पर आपका कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, तो आप पूरा पैसा सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेम जॉब प्रोफाइल में आप यहाँ पर मूव होंगे तो यहाँ पर सैलरी उतनी अच्छी नहीं है ब्लू कॉलर जॉब्स में, और अगर आप ओनली पर्सन हैं अर्न करने वाले अपनी फैमिली में, तो आपका सर्वाइवल यहाँ पर टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब में उतनी अच्छी सैलरी नहीं है, टैक्सेस बहुत हाई हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप दुबई का ऑप्शन देखें, वहाँ पर आपको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं सब में आपको बात करनी पड़ेगी लोकल जो पब्लिक है यहाँ से, तो आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी और इतना ईजी नहीं होता है कोई भी नई लैंग्वेज अडेप्ट करना किसी नई कंट्री में जाके। तो अगर आप दुबई मूव होंगे तो आपको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे सब लोकल आपको मिल जाएंगे, खाना पीना मिल जाएगा। तो आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा दुबई, आप उसको जरूर कंसिडर करिए, क्योंकि आप हो सकता है कि टीआरसी का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं और आप यहाँ सेटल होना चाहते हैं, बट वो जो टीआरसी वाला प्रोसेस है वो कई सारे केसेस में बहुत लंबा भी होता है और उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको कार्ड मिलेगा। तो ये मेरा एडवाइस है, बाकी आप अपना सिनेरियो देख सकते हैं क्या आपकी सिचुएशंस हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं आप उनसे भी सजेशन ले सकते हैं इसके लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो था कि आप यहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा पे आकर टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं और आपको जॉब मिल जाती है, तो आप उस जॉब के बिहाफ पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टीआरसी के लिए, और सेम प्रोसेस आप भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो कई सारी क्वेरीज थी जिनको मैंने समराइज करके यहाँ पर सभी को आंसर करने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आई विल ट्राई टू आंसर दोज एज वेल। और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कॉस्ट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में या आर्टिकल्स के बारे में, तो वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो मैं उन पे वीडियो बना रही हूँ अभी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे जैसे ही कोई मेरा नया वीडियो आए। एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।